नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार इचिना उस स्वदेश पर। और दिवाली की हम प्री दिवाली कवरेज शुरू कर चुके हैं और तमाम एक्सपर्ट्स को अपने साथ जोड़ रहे हैं। बाजार में आपके लिए जहां पर भी कमाई के मौके बन सकते हैं उनकी हम कर रहे हैं पड़ताल। आज के सत्र की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि बाजार थोड़ा सा नरमी का शिकार हो रहा है। हालांकि लोअर लेवल से बार बार रिकवरी भी देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी करीब 85 अंक नीचे है। पिछले हफ्ते हमने अच्छी तेजी देखी है और बाजार के लिए एक चिंता फिर से सिर उठा रही है और वह है टैरिफ की। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को लेकर कुछ कहा है। अब बाजार उसको असेस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या 1 नवंबर से 100% का एडिशनल टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा चीन पर। लेकिन बाकी बाजारों में भी थोड़ा घबराहट का माहौल जरूर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइनीज मार्केट, हांगकांग के बाजार, फिर भारत के बाजार ये कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। अच्छी चीज बाजार के लिए यह है कि देखिए आईपीओ जो पिछले हफ्ते करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास के थे, इस हफ्ते सिर्फ एक मेन बोर्ड आईपीओ है। एफआईज की बिकवाली जो लगातार चल रही थी उस पर ब्रेक लगी। अब 4 दिन से हम बाइंग के फिगर देख रहे हैं। तो बाजार में यहां से दशा दिशा क्या होनी चाहिए, और अर्निंग सीजन भी चल रहा है। टीसीएस के नंबर आ गए हैं। आज एचसीएल टेक के नंबर पर बाजार का फोकस होगा और कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे भी आने की अब शुरुआत हो गई है। तो जरा समझते हैं आपकी रणनीति। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने एक्सपर्ट, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड एमडी अभय अग्रवाल। अभय सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीना उस स्वदेश पर। सर, ये आपको लगता है कि टैरिफ वाली जो चिंता है बाजार को अभी और परेशान करेगी, या फिर द वर्स्ट इज बिहाइंड, अब ज्यादा हमें डरने की जरूरत है नहीं? और दूसरी चीज में आप जोड़ दीजिएगा कि एफआईज की जो बाइंग आ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सस्टेन कर पाएगी? जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, जो टैरिफ का ये सिचुएशन है, मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अभी अमेरिका ने इसको एक अपना वेपन बनाया हुआ है सबको धमकाने के लिए, जो उनके मन की बात नहीं करता है। चाइना हो, रशिया हो, कहीं कहीं इंडिया भी हो, जो भी बड़े देश हैं। तो ये मुझे लगता है कि जब तक ट्रम्प है, ये किसी ना किसी फॉर्म में टैरिफ की धमकियां ये चलती रहेंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके मन से दूसरे देश चलें, और वो होगा नहीं। तो ये जो टैरिफ का डर है, टैरिफ की धमकियां हैं, ये तो अगले 6 महीने तक मुझे नहीं लगता जाएगी। हर हफ्ते रिजॉल्व होगा टैरिफ का इशू, और उसके 3-4 दिन बाद फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ऐसे माहौल में ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही कि एफपीआई का जो रिटर्न है, जो मैं मेरी जितनी बात हुई है इन्वेस्टर से, एफपीआई से पिछले महीने भर में, तो वो सब इंडिया को एज ए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केट देखते हैं। पर जो शॉर्ट टर्म के इश्यूज हैं वो थोड़ा उनको बॉदर कर रहे थे। पर अब एक क्लियर पॉजिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है अभिषेक जी, कि जो एफपीआई है जो अभी शुरू हुआ है, इस साल ये चलेगा, क्योंकि जो सेलिंग थी वो भी बहुत हैवी थी। और अब जो वापसी भी आएगी, तो मुझे लगता है धीरे धीरे बहुत बड़ा पैसा भी वापस आएगा। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये सोचना है इस समय कि हमारा जो रिजल्ट सीजन है वो ठीक ठाक रहे, जो गाइडेंस है, कमेंट्री है, वो अच्छी रहे लार्जली, और एफपीआई का जो पैसा वापस आना शुरू हो, तो मुझे लगता है कि देर सवेर इस साल हम नया हाई बनाएंगे निफ्टी पे। अभय सर, गुड मॉर्निंग। तृप्ति उपाध्याय दिस साइड। सर, अभी आपने बोला कि निवेशकों को इस आपदा में ही अपॉर्चुनिटी देखना होगी। आपके हिसाब से कौन से सेक्टर्स यहां से आपको प्रॉमिसिंग दिखते हैं और क्यों दिखते हैं? आगे निवेशक किन रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अपनी लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बनाएं? जी तृप्ति, देखिए 3 सेक्टर्स हैं जहां पे हम ओवरवेट हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में इस समय। और उसमें जो बड़ा सेक्टर है वो एक्चुअली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का है। स्पेशली जो छोटे बैंक्स और छोटी एनबीएफसीज हैं, जिन्होंने काफी प्रेशर देखा अपने अर्निंग्स पे पिछले 4 से 6 क्वार्टर में, क्योंकि जो हमारी क्रेडिट साइकिल थी वो काफी वीक हुई एनपीएस की वजह से, आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, कंजम्पशन में डाउनटर्न की वजह से। पर अब उतनी ही जल्दी वो चीजें रिकवर भी हो रही हैं, जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, जैसे आरबीआई का सपोर्ट मिल रहा है एनबीएफसीज को, रिस्क वेट कम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कंट्रोल में है। तो ये क्लियरली जो एक साइक्लिकल बॉटम बन रहा है एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस और छोटे बैंक्स की अर्निंग्स पे, वो मुझे लगता है कि अब यहाँ से अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर में पिकअप करेगा।
तो इससे दो चीजें होंगी। पहले तो जो बैंक्स के जो मल्टीपल हैं, जो एक टाइम बुक वैल्यू पे आ गए हैं, वो वापस बढ़ेंगे, एवरेज 1.5 to 2 टाइम्स पे जाएंगे, और दूसरा अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये एक सेगमेंट है जो इन्वेस्टर्स अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पर यहीं पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को अब, एक मल्टीबैगर्स के लिए। दूसरा सेक्टर है वो हमारा एक फेवरेट है बहुत समय से, ईएमएस सेक्टर है, जिसमें कंपनीज हैं जैसे सिरमा, एसजीएस, केन्स, डिक्सन, एम्बर। ये मेरे बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये सेक्टर मुझे लगता है आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगेन टैरिफ वॉर से प्रोटेक्शन करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये सेक्टर बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है, कंजम्पशन भी स्ट्रांग है। तो एक तो ईएमएस सेक्टर, ये दो सेक्टर, और तीसरा जो है वो है फार्मा सीडीएमओ सेक्टर। ये एक एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इस देश में, हमारे देश में बढ़ेगी। अभी हम बहुत ही छोटे प्लेयर हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग में, पर मुझे लगता है कि यहां से ये कंपनीज 5 से 10 गुना बढ़ेंगी अगले 10 सालों में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जेनरिक एक्सपोर्टर्स से नजर हटा के इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए ऐसी कंपनीज जो सीडीएमओ में और स्पेशलिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल में काम कर रही हैं। तो ये जो 3 सेक्टर है तृप्ति, इसमें मुझे लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए, अगर वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अभय सर ने बता तो दिए कि कहाँ पर आपको मतलब थोड़ा बुलिश होना है, वो कहाँ पर ओवरवेट है। अभय सर साथ साथ फिर ये भी बता दीजिए कि वो कौन से सेगमेंट से जहां पर आपका ना कन्विक्शन बहुत ही लो है, कहां पर आप अंडरवेट हैं। और दूसरी चीज ये भी बताइए कि अब हम चूंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, ट्रंप कब क्या आके बोल दें थोड़ा सा निश्चित हो गया है। आईटी फार्मा में तो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट वाले चूंकि ये सेगमेंट्स हैं और आईटी को लेकर ग्रोथ भी नहीं है, तो वहां से लोग ऐसे भी किनारा कर रहे हैं। तो जरा बताएंगे सर कि आप अंडरवेट कहां पर हैं, और दूसरी चीज कि वो स्पेशली वो सेगमेंट जरा बताइए जो ग्लोबल शॉक से या फिर टैरिफ के झटकों से इम्यून है थोड़े से। जी, इसमें अभिषेक जो 2 सेक्टर जहां पे हम अंडरवेट हैं, इनफैक्ट एक सेक्टर जो कि हम 3 साल से जीरो वेटेज पे है, वो है आईटी सर्विसेज का। जो लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, पर उदाहरण के तौर पे जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये जो हमारी बड़ी कंपनीज हैं। और रीजन ये है कि इन लोगों ने अपना जो बिजनेस मॉडल है उसको वो समय के साथ बदल नहीं पाए हैं। अभी भी वही टाइम एंड मटेरियल बिलिंग का, फिक्स प्राइस का मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जो कस्टमर्स हैं वो यूज कर रहे हैं अब नई टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स हैं, और काफी तरह की नई टेक्नोलॉजीज हैं जो इन कंपनीज ने अडॉप्ट नहीं करी हैं। और उसकी वजह से ग्रोथ हम सब देख पा रहे हैं, पिछले 4 क्वार्टर 6 क्वार्टर में 2% का टॉप लाइन का ग्रोथ है। अब कब काफी इन्वेस्टर्स को लगता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन मल्टीपल इनका गिर गया है, 18-20 के रेंज में आ गया है, तो ये कंपनी सस्ती हो गई है हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो इन्हें लेना चाहिए। मेरा व्यू इसमें बड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि अगर कोई कंपनी 2 से 5% ग्रो कर रही है और वो 20 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रही है अभी भी, तो बहुत महंगी है वो कंपनी, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, और स्टॉक मार्केट रिवॉर्ड करता है ग्रोथ को। तो आईटी सर्विसेज एज अ होल बास्केट हम जीरो वेटेज हैं, और अभी भी उसको जीरो वेट पे रखेंगे, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि बिजनेस मॉडल इनका कुछ चेंज हो रहा है। दूसरा सेगमेंट जो है वो है हाई वैल्यूड एफएमसीजी कंपनीज का। काफी कंपनीज हैं इस सेगमेंट में जो 45, 50, 60 टाइम के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही हैं, और वहां पे भी ग्रोथ चैलेंज है, वहां पे भी 4 से 5% का वॉल्यूम ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो 2 सेक्टर्स हैं, ये कंपनीज अच्छा कैश वैश बना लेती है, पर ये ग्रोथ कंपनीज नहीं है। तो ग्रोथ कंपनीज को इतना ज्यादा नॉन ग्रोथ कंपनीज को इतना ज्यादा मल्टीपल देना मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है ये साइडवेज करेक्शन में काफी समय तक रहेंगी, जब तक ग्रोथ वापस आएगा। तो ये 2 सेगमेंट्स हैं अभिषेक जी, जिसमें हम जीरो वेटेज पे हैं इस समय। और जैसा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, वो मुझे लगता है कि अच्छा सेगमेंट है। ऑटोज ले लें, इंश्योरेंस ले लें, सर्विसेज, प्रोडक्ट, कंज्यूमर इंटरनेट एक ऐसा स्पेस और है जो कि ग्लोबल शॉक से ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं, टैरिफ वॉर से। तो आई थिंक फोकस रहना चाहिए ऐसी कंपनीज पे जो कि डोमेस्टिक कंजम्पशन में लीड कर रही हैं, और दूसरी एक्सपोर्ट्स में भी लीड कर रही हैं नए प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को। आई थिंक ये कंपनीज हैं जो मल्टी बैगर्स बनेंगी।
बिल्कुल अभय सर, आईटी पे ही बात चल रही है, लेकिन मेरा एक और सवाल है आईटी को लेकर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार जब जब टैरिफ की बात होती है आईटी सेक्टर पर एकदम से इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो स्लो ग्रोथ, स्ट्रक्चरल चेंजेस है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, इसमें अब आगे जाके वैल्यू इन्वेस्टिंग के बजाय ट्रेंड बेस्ड अप्रोच अपनानी चाहिए इन्वेस्टर्स को, जब तक कि इस सेक्टर में कोई क्लियर सिग्नल ना मिले? जी तृप्ति, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ये एक वैल्यू ट्रैप्स हैं, ये लगते हैं कि ये वैल्यू बाइंग है क्योंकि हिस्टोरिकल प्राइसेस से करेक्ट हो गए हैं। पर जब इनकी हिस्टोरिकल मल्टीपल हाई थे तब वो ये ग्रोथ कंपनीज थी, 15 से 20% की ग्रोथ दिखाती थी। अब ये 2 से 5% की ग्रोथ दिखा रही हैं। तो मेरी एडवाइस इन्वेस्टर्स को यही रहेगी कि आप इन वैल्यू ट्रैप से दूर रहिए, क्योंकि ये करेक्शन कहाँ पे जाके खत्म होगा कुछ मालूम नहीं है। मुझे लगता है करेक्शन तब खत्म होगा जब इनमें बिजनेस मॉडल चेंज होगा, जब ये ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाएंगे अपनी। तब तक इन्वेस्टर्स को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि उसी पैसे को ग्रोथ कंपनीज में लगाएं तो रिटर्न बनाने की संभावना काफी ज्यादा है। ठीक है अभय सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया और कहाँ पर निवेश के अच्छे मौके बन रहे हैं और कहाँ से थोड़ा दूर रहना चाहिए या फिर अंडरवेट रहना चाहिए, इसकी भी आपने पूरी की पूरी जानकारी दी। थैंक यू सो मच सर, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। आपने जाएगा नहीं। नमस्कार।